हेलो नीट एस्पिरेंट्स। आज के सेशन में हम लोग एक ऐसे शख्सियत से मिलने वाले, एक ऐसे छात्र से मिलने वाले हैं जो इस ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं, जो जनरली मेडिकल का तैयारी करने वाले सभी छात्र का ड्रीम होता है कि वहां पहुंचे। आप अगर मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या सोचते हैं? आप ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली में आपका एडमिशन हो जाए। आप दूसरा क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं कि हमारा रैंक सबसे बेहतरीन आ जाए। जरा सोचिए किसी छात्र का अगर ऐसा हो कि बिहार में टॉप रैंक हो, पहला रैंक हो, पहला स्थान हो और साथ में एम्स दिल्ली से पढ़ भी रहा हो, तो उस छात्र से आप जरूर मिलना चाहेंगे और निश्चित तौर पे आपके तैयारी में और बेहतरीन तरीके से आप कैसे पढ़ाई करें, कैसे आपका रैंक अच्छा आए, उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आज हम लोग के साथ हैं प्रज्ञान समैयार, मेरे छात्र हैं और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैंने इनको पढ़ाया है। प्रज्ञान से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इनका सफर कैसा रहा, कैसे एम्स दिल्ली तक पहुंचे, इनका अपना अनुभव क्या रहा, और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि लास्ट का जो समय अभी बच रहा है, कुछ दिन और है, उसके बाद नीट का एग्जाम होने वाला है, तो लास्ट के समय में तैयारी कैसे करें, स्कोर को कैसे बूस्टअप करें। इनका मार्क्स 695 था आउट ऑफ 720 और बायोलॉजी में 360 फुल मार्क्स था इनका। तो प्रज्ञान, बात हम लोग शुरू करते हैं। जब आप आए 11th में आए तो उस समय क्या आपके मन में था कि आप टॉप रैंकर बनेंगे, इतना बेहतरीन रैंक आएगा? ऐसा तो नहीं था, मतलब कि एम्स दिल्ली में ये तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही नहीं था। इनफैक्ट जब पहला टेस्ट हुआ था, मुझे याद है, टिश्यू का कुछ क्वेश्चन आया था, मैंने बैचमेट बोल रहे थे ये तुम्हारा सही हुआ, नहीं ये सही हुआ नहीं, तो मुझे लगा कि हाँ स्कूल में मीडियोकर थे, यहाँ पे मीडियोकर होंगे। बट जब रिजल्ट आया तो मेरा रैंक 1 और बाकी सबसे 100 नंबर ज्यादा क्लास में, तो चलो ये कैसे हो गया। तब फिर मुझे एक हिट सा किया कि कुछ तो कर सकते हैं। तो उस समय मैंने मेहनत चालू कर दी कि एम्स दिल्ली पढ़ना, उस तरीके से मेहनत चालू कर दी। एक्सपेक्टेशन नहीं था कि एम्स दिल्ली मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले तो आपको बधाई हो ढेर सारा मेरे तरफ से और टीम शिखर के तरफ से, और मैं आपको आशीर्वाद भी देता हूं कि आप सफलता के शिखर पे हमेशा विराजमान रहें, आगे बढ़ते रहें। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये था कि जब आप 12th में आए उस समय जो कोविड का दौर था, सेकेंड वेव उसी समय अपने चरम पे था, और मुझे जहां तक याद है आपके फैमिली में अधिकांश लोग कोविड पॉजिटिव भी हो गए थे। अक्सर हम लोग की बात होती थी और आप बताते भी थे सब बात। तो उस विपरीत परिस्थिति में अपने आप को किस तरह से आप ठीक रखे, और आपके दादाजी की भी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो उसमें अपने आप को पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना, घर में सब लोग बीमार हैं उनका देखभाल करना, ये सारा काम कैसे आपने हैंडल किया? उस समय सर एक चीज बस याद करना चाहिए, सक्सेस इज फॉर विनर्स एंड एक्सक्यूजेस इज फॉर लूजर्स। अगर एक्सक्यूज देंगे आज तो बन जाएगा, घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बट आप खुद को झूठ नहीं बोल सकते। आप उस समय कर ही क्या सकते हैं किसी की जरूरत है कि आप डॉक्टर हैं, अगर होते तो ठीक है कुछ कर लेते हैं, बट आप डॉक्टर नहीं है, आपके पास में कुछ भी नहीं है, जो होना है होगा। आपका जो काम है इस समय वो आपको सही से करना चाहिए, बस मैं इसी चीज में बिलीव करता हूँ। अच्छा, दूसरा क्या है ना कि जैसे हम लोग देखते हैं अक्सर कि बच्चे पढ़ते हैं तो उनके पास समय का रोना होता है बहुत, कि हम इंस्टीट्यूट आते हैं, हम इतना देर पढ़ते हैं, फिर हमें सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता है। तो टाइम मैनेजमेंट वाला जो पार्ट होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है तैयारी में? टाइम मैनेजमेंट का बात मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपको तैयारी के समय सिर्फ तैयारी करनी है, दूसरी चीजों से बिल्कुल कट गए। आपको अपनी हॉबीज में 1-1.5 घंटे फॉलो करने चाहिए, बट आपका एक शेड्यूल होना चाहिए कि आपका एक स्लीप पे एक साइकिल बनाना है। मुझे दिन के किस समय में जो करना है वो मेरे पास प्रिपरेशन के समय काफी ज्यादा मेरा सॉर्टेड था कि इस समय मुझे ये करना है, इस समय मुझे ये करना है, इस समय मुझे ये करना है। तो मुझे सुबह उठ के सोचना नहीं पड़ता था कि अभी क्या करना है। अभी जो करना मुझे पता है, अगले दिन का शेड्यूल मुझे पता है कि मुझे इतना टास्क फिनिश कर लेना, उसके बाद फिर मेरा समय जो बचा उसमें मैं चिल करूंगा, उस टाइम को मैं आराम से यूटिलाइज करूंगा, जो करना है मुझे मैं करूंगा। बट जितना मेरा टारगेट है दिन भर का वो तो मैं करूंगा, और जो टाइम मेरा फिक्स है स्टडी का स्लॉट की, इस स्लॉट में पढ़ना है, इस स्लॉट में पढ़ना है, उस स्लॉट में मैं पढ़ता था, बाकी टाइम में मस्ती करता था। तो अच्छा, आप लगातार जो हम लोग का टेस्ट होता था, हम देखते थे कि टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस हमेशा ही बेहतरीन रहता था, बल्कि हम देखें तो अधिकांश टेस्ट में आप टॉप रैंकर थे। तो उस तरह से कांस्टेंट परफॉर्मेंस को मेंटेन रखना
ऐसा क्या करते थे आपकी कांस्टेंट परफॉर्मेंस को मेंटेन रखें? उसके लिए मतलब कोई अलग से प्लानिंग करते थे? हमारे छात्रों को बताएंगे तो मैं भी नहीं सर, एज सच मतलब टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उस समय में पढ़ता नहीं था कि अभी टेस्ट है। मैं रेगुलर पढ़ता था कि टेस्ट है तो क्या है, जो अभी पढ़ाया गया वही पूछना है, कुछ नया तो पूछने नहीं जा रहा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं पढ़ता था कि इस मंडे टेस्ट होने वाला है तो इस हफ्ते में बहुत अच्छा पढ़ूंगा, अगले हफ्ते में नहीं पढ़ूंगा। तो मैं टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ता था। मेरा बस एक ही था कि कंसिस्टेंट रहना है, रोज पढ़ना है, बस वही हेल्प करता था। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो नीट की तैयारी करते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चों में फिजिक्स फोबिया होता है। फिजिक्स को लेकर के ऐसा मानते हैं मेडिकल वाले कि टफ है, हमारे लिए मुश्किल है। फिजिक्स आपका तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, तो वो इंटरेस्टिंग आपने कैसे बनाया? पहले से क्या आपका मन शुरू से ही फिजिक्स में लगता था, बाद में आकर के आपने उसमें एक्स्ट्रा क्या ऐसा किया? फिजिक्स मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर नीट की प्रिपरेशन में फिजिक्स नहीं था शायद नीट की प्रिपरेशन ही नहीं करता। मुझे सबसे प्यारा सब्जेक्ट कोई लगता था वो फिजिक्स था। मेरा जब सर दुख रहा होता था तो मैं गाने बजा लेता था, साइड में फिजिक्स प्रैक्टिस करता था कि भाई फिजिक्स तो कर सकते हैं। तो फिजिक्स को अच्छा बनाने के लिए क्या किया था, सबसे पहले महीने में बेसिक मैथ्स पढ़ाया गया था, उस पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया था। ये नहीं किया था कि बेसिक मैथ्स पढ़ाना है तो मैथ्स क्यों ही पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना है, मैथ्स नहीं पढ़ना। तो मैथ्स अच्छे से पढ़ा था, मतलब सर ने एक एक क्वेश्चन कराया था, सारे क्वेश्चन को ढंग से करा था और फिजिक्स में मजा लेके पढ़ा था। मतलब बोर नहीं हुआ था फिजिक्स से कि क्या पढ़ा रहे हैं, मोशन क्या फायदा हो जाएगा। फिजिक्स में इतना ज्यादा मजा आने लगा और जैसे ही क्वेश्चन बनने लगते हैं फिजिक्स का एक नशा हो जाता है कि भाई फिजिक्स बनाना है। और वो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। नीट में एस्पिरेंट बोलते हैं कि बायो स्कोरिंग है, मुझे लगता है कि फिजिक्स ज्यादा स्कोरिंग है। अगर वो कॉन्सेप्ट आता है आपको तो वो 100% बनेगा, उसमें वेरिएशन आपका क्या नहीं कर देगा कोई। पर बायो में तो एक एक वर्ड से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब बायो की बात तो हो ही रही है तो थोड़ा अपने सब्जेक्ट की बात न करें तो एक तो बेईमानी ही होगी। पहले तो आप लोगों को एक बात बताएं कि मैक्सिमम छात्र जो है समय का रोना रोते हैं। और मुझे याद है प्रज्ञांश जो है, इनके साथ सबसे अच्छी बात क्या थी कि ये एक दिन मेरे पास आते हैं, ज्वाइन करने के कुछ ही दिन के बाद मैं एक चैप्टर कंप्लीट किया तो मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि सर मैंने मॉड्यूल लगा लिया है, 34 ईयर लगा लिया है और उसके बाद भी मेरे पास समय बच जा रहा है, ये बात आपने कही थी। तो मैंने कहा कि तो बोले कि अब इसमें हम क्या करें? तो मैंने एक किताब भी आपको गिफ्ट किया था, मुझे याद है, और आपने उसको भी कर लिया, तो और फाइनली अगर देखा जाए तो रिजल्ट इतना अच्छा रहा कि नीट में आपने 360 में 360 स्कोर किया, 360 आउट ऑफ 360। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हुआ। आपका पेपर भी जब मेरे पास आया और मैंने देखा तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा था कि एक भी गलती नहीं किया है। और लेकिन मुझे, चूंकि मैं आपके बारे में जानता था, मुझे भरोसा था आपके ऊपर, तो बड़ी खुशी हुई कि मैं जानता था कि आप ऐसा ही कुछ करेंगे। तो ये उसको मेंटेन रखना, जा करके एक भी गलती न करना, इसको कैसे आपने किया? इसके लिए सर बस एक चीज किया था, जो 11th और 12th की जो रेगुलर पढ़ाई चल रही है उसमें जितना आपको कॉपी में पढ़ा जा रहा है उतना भी पढ़ो और एनसीईआरटी भी साथ में करो। बट लेटर फेजेस में मैं सिर्फ एनसीईआरटी पे शिफ्ट कर गया था। तो आपको यही करना है कि आपको एक मिक्स मैच करके चलना है। जब आपको टीचर्स नोट्स पढ़ाते हैं उसमें कॉन्सेप्ट होता है, हर चीज आप रट नहीं सकते हैं। और बायोलॉजी मतलब बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो उसमें आप कॉन्सेप्ट जब तक नहीं लगाएंगे, सिर्फ रटने की कोशिश करेंगे तो फिर वही नहीं होने वाला। वो जो चार्ट्स दिए हैं वो सब कुछ रट आप नहीं सकते। तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई कीजिए, हर चीज की रटने की कोशिश मत कीजिए कि बायोलॉजी बैठ के ले रहे हैं और रटे जा रहे हैं, रटे जाने के लिए। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी मैंने वर्क दिया, मुझे याद है 20 क्वेश्चन वाला जो हम लोग प्लान बनाए थे, पर डे बनाना था, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आंसर करना था, प्रज्ञांश अपडेट रहते थे और साथ में प्रज्ञांश का एब्सेंसी नेग्लिजिबल था, यानी क्लास में ये रेगुलर आते थे, हमेशा आते थे। ये कैसे? आपका घर भी थोड़ा दूर था फिर भी आप रेगुलर आते थे? सर वो मतलब खुद से एक मोटिवेशन आता था, दूसरा कोई कितना भी बोल दे कि कर लो नहीं होने वाला। जब तक आपको सेल्फ मोटिवेशन नहीं आता, मुझे सेल्फ मोटिवेशन आ गया था कि भाई जाना ही है क्लास। जैसे लोगों के लिए जिम के लिए सेल्फ मोटिवेशन होता है कि आज जिम जाना है, वैसा मेरा क्लास के लिए सेल्फ मोटिवेशन था कि मैं रोज क्लास जाऊंगा तो जाऊंगा। और मुझे मतलब एब्सेंस सा फील होता था, क्लास में नहीं जाता, अगले दिन जाओ फिर ये हो गया वो हो गया, मुझे ये सब पसंद नहीं था। मतलब मुझे पता होना चाहिए जो हो रहा है, ऐसा एटीट्यूड था मेरा। अच्छा, केमिस्ट्री को लेकर के हमको थोड़ा सा बात नहीं करें तो ठीक नहीं है, दोनों सब्जेक्ट की तो बात हो ही गई है। केमिस्ट्री में नीट में आपने कितना क्वेश्चन? 44 सही किया था। 44 सही का मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन, देखिए आप लोग सुन लीजिए, केवल एक क्वेश्चन इन्होंने गलत किया था। तो ये जो 44 क्वेश्चन आपने 44 क्वेश्चन सही किया, केमिस्ट्री में क्या प्लानिंग थी आपकी?
तो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो सर पढ़ाते थे उस पर ही मतलब फिजिक्स की तरह पूरा करता था। जो चीज सर पढ़ा देते थे कॉपी में, रोज कॉपी को घर जाके पढ़ना और उस चीज को इस तरह से बोर्ड पर लिखना कि मैं किसी और को पढ़ा रहा हूँ। तो इससे मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता था। ये चीज मैं क्लास में आता था, मेरे काफी बैचमेट्स को मैं बहुत सारे डाउट सॉल्व करता था उनके क्लासमेट के, तो इससे मेरे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होते थे। और ऑर्गेनिक के लिए मतलब सर की कॉपी ही पढ़ता था ज्यादातर, तो क्वेश्चन भी लास्ट में लगाता था उसका। पहले कॉपी जब तक चैप्टर नहीं खत्म हुआ था, मेरा एक ये था कि जब तक चैप्टर नहीं खत्म हुआ तब तक उसका क्वेश्चन नहीं छूना है। वो चैप्टर खत्म हो गया तब उसके बीच में जो क्वेश्चन होता है डीपीपी वो बना लेना है, लेकिन जो लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, चैप्टर खत्म होने से पहले अगर हम करें तो एक तो लोड दुनिया भर का आ जाता है कि ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, और समय बर्बाद होता है क्योंकि कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आप क्वेश्चन पे क्या ही दिमाग लगा, कोई फायदा नहीं है। तो जब चैप्टर खत्म हो गया तो उसके सारे क्वेश्चन कर लिए और जो डाउट हुआ सर से पूछ लिया, डाउट की छोटा सा कहीं पे लिख लिया, नहीं तो उसका नोट्स बना लिया, बस इतना करता। अब आखिरी क्वेश्चन, नीट अभी कुछ दिन और है, बहुत कम समय बचा है, तो हमारे जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या राय देंगे आप, कैसे वो स्कोर को अपना बूस्टअप करें? नीट एस्पिरेंट्स के लिए अभी के समय में सबसे बड़ा, आप जितनी पढ़ाई होनी थी सब खत्म हो चुका है। अब आपका सबसे ज्यादा मैटर कोई चीज करता है वो आपका कॉन्फिडेंस है। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है कि मैंने जो मेहनत की उसका मुझे रिजल्ट मिलेगा, और आपको डेफिनेटली मिलेगा। जितने आपने मेहनत की उसके प्रोपोर्शन में रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपका लक खराब हो जाता है, ये सब फालतू चीज होती है। लक वर्क सब कुछ मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर आपने मेहनत किया तो आपको आपका लक आपका साथ देगा, और खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए। बहुत अच्छा। तो देखिए, आप लोगों की मुलाकात आज प्रज्ञान से हुई और प्रज्ञान ने बहुत सारी बातें बताई कि किस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी फायदा होगा और आप भी इनसे इंस्पायर होंगे और आप भी कल के दिन में एम्स दिल्ली में एडमिशन लेंगे। तो आप सब लोगों को टीम शिखर के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और गुरु होने के नाते मेरे तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। तो चलिए इस सेशन को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।